नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्लड, रुधिर, रक्त, जो एक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, इस पर हम बात करेंगे। ब्लड है, सबने देखा है, जो ब्लड रहता है, पहली बात तो ये कि ये लिक्विड होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में शरीर के अंदर पाया जाता है, बहता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कलर आपको मालूम है, रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। और ये हमारे शरीर के अंदर जो नलियां रहती है, वेसल्स रहती है, वाहिनियां रहती है, उनमें बहता है। तो उनको सबको हम कॉमन रूप से बोलते हैं ब्लड वेसल्स। जो रहती है, रक्त वाहिनियां रहती है, उनमें ये बहता है, सर्कुलेट होता है। आपने नाम सुना होगा, जो ब्लड वेसल रहती है उसमें कुछ रहती है आर्टरी और कुछ रहती है वेन्स। धमनी और शिराओं में रक्त बहता है। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, लाल रंग का होता है, और रक्त वाहिनियों में या ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है। इन बातों को जोड़ देंगे तो परिभाषा आसानी से बन जाएगी। रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियां मतलब क्या? धमनी और शिराएं, इनमें बहने वाले लाल रंग के तरल संयोजी ऊतक को रक्त कहा जाता है। रक्त वाहिनियों में बहने वाले लाल रंग के तरल संयोजी ऊतक को रक्त कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। अब बात करेंगे हम रक्त में क्या क्या पाया जाता है, रक्त के घटक, ब्लड के कंपोनेंट्स। तो जो रक्त है, इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। रक्त के अंदर पहला जो घटक रहता है उसको कहा जाता है रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। और दूसरा रहता है ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। जब हम किसी ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो जैसे मान लिया जाए कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली रक्त वाहिनी है। ये धमनी भी हो सकती है, शिरा भी हो सकती है। तो इसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। तो इसमें क्या होता है? एक तो ये हल्का सा जो डाट बना रहा हूं मैं, ये पीले रंग का पदार्थ रहता है, हल्का सा। वो पीले रंग का पदार्थ कहलाता है ब्लड प्लाज्मा। ये कैसा रहता है? ये होता है येलो कलर का, पीले रंग का। और दूसरा जो भाग रहता है, इसके अंदर ये रहती है, कुछ सेल्स रहती है। ये मैंने रेड बना रखी है, कुछ बना देंगे ये व्हाइट, और कुछ बना देंगे और वो व्हाइट जैसी रहती है, जिनका जो शेप रहता है थोड़ा सा चेंज रहता है, ये इस तरह। तो ये सफेद, लाल और नीली ये सेल्स रहती है, जो ब्लड के प्लाज्मा में तैरती रहती है, घूमती रहती है, पूरे शरीर में ये चलती फिरती रहती है इस प्लाज्मा के साथ में। तो जो लिक्विड फॉर्म में है और पीले रंग का है, उसको कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा। और इसके अंदर जो तैरने वाली कोशिकाएं रहती है, उनको कहा जाता है ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स। ये जो ब्लड प्लाज्मा रहता है, ये ब्लड प्लाज्मा हमारे रक्त का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है। 55 to 60% ब्लड के अंदर क्या रहता है? प्लाज्मा। अब ब्लड के अंदर दो चीजें हैं,
ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं। तो अगर 55% उसमें प्लाज्मा है तो फिर 45% क्या होगा, उसमें सेल्स होगी। अगर 60% प्लाज्मा होगा तो फिर 40% सेल्स होगी। हमारा कहने का मतलब यह है कि ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा रहता है 55 से 60% और ब्लड सेल्स रहती है 40 से 45%। तो ज्यादा भाग रहता है वो प्लाज्मा होता है, कम मात्रा में रहता है, थोड़ा ही कम है, वो होती है ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पसल्स, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। अब प्लाज्मा के बारे में अभी हमको इतना मालूम है कि ये पीले रंग का होता है और 55 से 60% भाग बनाता है। और अगर हम डिटेल में देखें प्लाज्मा के बारे में तो जो बातें हमको पहले से मालूम है कि ये कलर में पीला होता है, 55 to 60% भाग बनाता है। इस प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज्यादा मात्रा में तो इसके अंदर पानी होता है, H2O वाटर ये रहता है। इसके अंदर जो पानी है उस पानी के अंदर कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसमें घुले रहते हैं। प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, इसके अलावा फैट्स हो सकती है, तो न्यूट्रिएंट्स इसमें रहते हैं। इसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स रहते हैं, मिनरल्स घुले रहते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के जो विटामिन्स रहते हैं वो घुले रहते हैं। इसी प्लाज्मा के अंदर कई प्रकार के जो हार्मोन्स रहते हैं वो इसके अंदर घुले रहते हैं। मिनरल्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में इसमें आप लोगों को एक्सक्रेटरी मटेरियल भी इसके अंदर घुला हुआ मिलेगा। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब घुले रहते हैं। दवाई गोलियां भी हम लेते हैं तो दवाई गोली के अंदर जो हानिकारक पदार्थ भी रहते हैं मिले हुए उसके अंदर, तो वो भी इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल के रूप में इसके अंदर घुले रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ब्लड है इसके प्लाज्मा के अंदर, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एक्सक्रेटरी मटेरियल, इसके अलावा कुछ क्वांटिटी में हम चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस भी इसमें मिली रहती है। ये सब कंपोनेंट्स किसके होंगे? ये कंपोनेंट्स होंगे ब्लड प्लाज्मा के। ब्लड प्लाज्मा खुद किसका कंपोनेंट है? ब्लड का। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये सब पानी के अंदर घुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, रहते हैं। दूसरा भाग रहता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अलावा ब्लड का दूसरा भाग रहता है ब्लड सेल्स, रक्त कोशिका या ब्लड कार्पसल्स, रक्त कणिका। इसके बारे में हमको मालूम है कि ये जो ब्लड सेल्स रहती है ये ब्लड के अंदर लगभग 40% से कितनी होती है? 45%, 45%। और ये उस प्लाज्मा के अंदर तैरती है और जैसे जैसे ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है वैसे वैसे ये जो ब्लड सेल रहती है ये भी उसके अंदर घूमती रहती है। अब ब्लड सेल के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ब्लड के अंदर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स पाई जाती है। कुछ रहती है इसमें डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। कुछ रहती है हमारे ब्लड के अंदर जिनको हम बोलते हैं
प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड सेल्स होगी वो 3 प्रकार की होती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। जो ब्लड सेल्स हैं उसमें एक है रेड ब्लड सेल्स, इसका एक नाम और है एरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिका। ये लाल दिखेगी और संख्या में बहुत ज्यादा होती है ब्लड के अंदर, और इन्हीं के कारण हमारा ब्लड लाल दिखता है। दूसरी है व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका एक नाम और है ल्यूकोसाइट। जो ल्यूकोसाइट रहती है ये रेड ब्लड सेल्स की तुलना में काफी कम होती है, इसलिए हमारा रक्त कभी भी सफेद नहीं दिखता, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा होती है और व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत कम होती है। इन दोनों के अलावा हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स और पाई जाती है, इनका भी एक नाम और है, इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की सेल्स, 3 प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार की कार्पसल्स आपको मिलेगी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। थोड़ा इनके बारे में हम डिटेल और पढ़ेंगे। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं लाल रहती होगी। इनका जो आकार रहता है, या तो इनका आकार गोल होता है, तो जैसे हमने बना दिया, या तो ये गोल रहेगी या फिर ये रहेगी अंडाकार। तो गोल या अंडाकार होती है। और ये जो रेड ब्लड सेल्स रहती है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। स्तनधारी जो रहते हैं, मैमल्स रहते हैं, उनके अंदर इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो हम इसमें बताएंगे नॉन न्यूक्लिएटेड, अकेंद्र की होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है ये सेल, जिनमें केंद्रक का पूर्णतः अभाव होता है। स्तनधारी की आरबीसी की विशेषता होती है कि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो कुछ जंतु रहते हैं, एक जंतु ऊंट सभी ने देखा होगा, केमल, और एक जंतु रहता है लामा। ये 2 ऐसे जंतु हैं जिनकी आरबीसी, जिनकी रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होती है। इसका मतलब इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा ये अपवाद है। सामान्य नियम क्या हो गया? नियम ये है कि आरबीसी अगर स्तनधारी की है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन ऊंट और लामा ये ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो ये आपको अलग थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जो आरबीसी रहती है, रेड ब्लड सेल रहती है, इनमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, पर इनके अंदर न्यूक्लियस के अलावा इनके अंदर एक यहां पर बीच में आयरन से बना हुआ, लोहे से बना हुआ, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जिसमें आयरन होता है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये जो हीमोग्लोबिन रहता है यही खास करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। ये जो आरबीसी रहती है, इन आरबीसी की एक फिक्स लगभग एज रहती है। आरबीसी 100 से 120 दिन इनकी उम्र होती है, इनकी आयु होती है। आरबीसी 100 से 120 दिन जिंदा रहती है। ओके। दूसरी बात, ये जो आरबीसी है, इन आरबीसी
के बनने का जो स्थान है, मतलब ये जो आरबीसी है इनका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण होता है हमारी हड्डियों के अंदर रहती है रेड बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो मतलब लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी बनती है। ठीक, अब थोड़ा और डिटेल में देखें तो आरबीसी बनती तो है अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो बनती है, पर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज रहती है या हम कहें भ्रूणावस्था रहती है, जब बच्चे के अंदर हड्डी का निर्माण होता ही नहीं है, उस समय ये जो आरबीसी है इनका निर्माण होता है किडनी में, मतलब किडनी में आरबीसी बन जाती है। और ये जो आरबीसी है इनका एक नाम और है एरिथ्रोसाइट। तो इनके बनने की जो क्रिया है, किनके, आरबीसी के, इनके बनने की जो क्रिया रहती है इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस जो रहता है एक प्रोसेस होती है जो कहां होगी, या तो किडनी में होगी या रेड बोन मेरो में होगी, और इस प्रक्रिया के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। और भी आप लोग अगर याद रखें, पढ़ना चाहें तो एक एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है जो आरबीसी बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। तो आरबीसी के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी है। आरबीसी का आकार या तो अंडाकार होगा, ओवल शेप, या सर्कल जैसी होगी, राउंडेड होगी, गोल होगी। इसके अंदर न्यूक्लियस सामान्यतः नहीं पाया जाता। ऊंट और लामा ये ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक श्वसन वर्णक, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पाया जाता है। इसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही गैस को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी की जो एज रहती है वो 100 से 120 दिन जिंदा रहती है आरबीसी। आरबीसी बनने का स्थान या तो बनेगी आरबीसी किडनी के अंदर या फिर बनेगी आरबीसी बोन मेरो के अंदर, रेड बोन मेरो के अंदर। बनने की जो क्रिया है वो एरिथ्रोपोइसिस, बनने का नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन है वो है एरिथ्रोपोइटिन, और ये हार्मोन बनता है किडनी में। तो ये कहानी हुई रेड ब्लड सेल्स की। ओके, दूसरी बात, अब रेड ब्लड सेल के बाद में अगली आती है व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका एक नाम और क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, ये जो व्हाइट ब्लड सेल रहती है इनका जो शेप रहता है वो होता है इरेगुलर, अनियमित आकार की होती है। सब जो व्हाइट ब्लड सेल रहती है वो अनियमित आकार की होती है, और ब्लड के अंदर जो भी कोई रोगाणु, पैथोजन अंदर जाता है तो उस रोगाणु को ये आसपास से, ये से रोगाणु जैसे मान लो है ये, तो इस रोगाणु को इसके कूटपात से, इसके आउटग्रोथ से ये आसपास से घेर लेती है और इसको, रोगाणु को ये खा जाती है। इसलिए इनका एक नाम और याद रखना पड़ेगा आपको, इसको बोलते हैं फेगोसाइट, भक्षण करने वाली कोशिका। रोगाणुओं से सुरक्षा करने का काम करती है, और सुरक्षा करने का काम करती है इसलिए इनको रक्त का सिपाही कहा जाता है, पहरेदार, सिपाही कहा जाता है, सिपाही कहा जाता है रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि ये हानिकारक रोगाणुओं से हमको बचाती है।
ठीक, ये जो व्हाइट ब्लड सेल रहती है, इन व्हाइट ब्लड सेल की जो एज की बात करेंगे, आप उम्र की बात करेंगे, तो ये लगभग 4 से लेकर 12 दिन तक जिंदा रहती है। कम उम्र की रहती है, बेचारी जल्दी मर जाती है। आरबीसी से कई गुना इसकी एज कम होती है। ये जो व्हाइट ब्लड सेल रहती है, इनके बनने की जो कहानी है, ये भी कहां होगी, बोन मैरो में, पर इनको बनाने का काम करेगा व्हाइट बोन मैरो। ये कहां पर बनेगी, ये बनेगी श्वेत अस्थि मज्जा में। व्हाइट ब्लड सेल्स कहां पर बनेगी, श्वेत रक्त कणिकाएं कहां बनेगी, इनका निर्माण होता है श्वेत अस्थि मज्जा में, व्हाइट बोन मैरो। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है, इसको हम ये कहेंगे ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस मतलब ल्यूकोसाइट बनने की क्रिया कहां हो रही है, बोन मैरो में। ठीक है, अभी जो व्हाइट ब्लड सेल रहती है, ये व्हाइट ब्लड सेल 4 से 12 दिन की इनकी आयु रहती है। आकार में ये अनियमित होती है, रोगाणुओं का ये भक्षण करती है। इनके बनने की क्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसके भी हम आगे प्रकार पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल रहती है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट, दूसरी होती है ग्रेनुलोसाइट। एक को बोलते हैं अकणिकामय, दूसरी को बोलते हैं कणिकामय, या हम कहें कणयुक्त और कण विहीन। दोनों डब्ल्यूबीसी हैं, तो दोनों में कुछ चीजें कॉमन होगी। कॉमन क्या होगी, तो देखो ये कॉमन ये चीज होगी, दोनों का आकार अनियमित होगा भैया, दोनों में न्यूक्लियस होगा। अब दोनों को अलग अलग लिखा है तो अंतर तो होगा, और अंतर भी कितना होगा, एक ए ग्रेनुलोसाइट है और दूसरी ग्रेनुलोसाइट है, तो अंतर भी जमीन आसमान का रहता है। इसमें अंतर क्या होगा, ये देखिए, ये जो व्हाइट ब्लड सेल से ऊपर वाला डायग्राम देख रहे हैं आप, इसके अलावा इस नीचे वाला देखोगे तो आपको ऐसे में डॉट लगाता हुआ, ये डॉट लगा दिए मैंने, ये दिख रहे होंगे आपको डॉट, ये छोटे छोटे कण हैं। तो कण इसमें है, कण मतलब इनको हम क्या बोलेंगे, जो कण रहते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। तो इनमें ग्रेन्यूल्स है, इसलिए ये ग्रेनुलोसाइट। और इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं बनाए हमने, नहीं बनाए तो ये कैसे जाएगी, ए ग्रेनुलोसाइट, मतलब इसमें कण नहीं है और इसमें कण है, तो दोनों में अंतर हो गया। अब और अगर हम प्याज के छिलके निकालें, तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स के 2 टाइप हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, इसके भी आगे और अलग अलग प्रकार हैं। थोड़ा सा आप उनको देखते हैं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल में पहली वाली है ए ग्रेनुलोसाइट, कण विहीन या अकणिकामय श्वेत रक्त कणिका, ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की में एक तो रहती है इसके अंदर, जो पहली वाली है इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ये कौन सी हो जाएगी, लिम्फोसाइट। और जो दूसरी रहती है वो हो जाती है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये दोनों किसके प्रकार हैं, ये दोनों प्रकार है ए ग्रेनुलोसाइट के, और दोनों इसके प्रकार हैं, तो दोनों के साइटोप्लाज्म के अंदर कण नहीं होंगे।
दूसरी है ग्रेनुलोसाइट, इसमें कण पाए जाते हैं। अब इसमें कण हैं, पार्टिकल हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, तो इसके फिर हम आगे 3 प्रकार पढ़ेंगे, आपको याद रखना है। एक होती है इओसिनोफिल, एक तो होती है इओसिनोफिल, दूसरी जो रहती है इसको बोलते हैं बेसोफिल, और तीसरी रहती है इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है इसके 3 प्रकार हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। हम चाहें तो डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार लिख सकते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल हो गई, आरबीसी हो गई और डब्ल्यूबीसी हो गई। अब एक ब्लड जो सेल रहती है इसका नाम है प्लेटलेट्स, तीसरे प्रकार की प्लेटलेट्स, पटलिकाएं। एक नाम इनका और है थ्रोम्बोसाइट। ये जो ब्लड सेल रहती है इनका जो आकार रहता है वो थोड़ा सा लंबा रहता है, कभी कभी ये गोल भी रहती है, पर आरबीसी से छोटी होती है। ठीक, ये जो प्लेटलेट रहती है इनको, वैसे तो प्लेटलेट जितनी भी रहती है ये सब प्लेटलेट्स जो मैमल्स रहते हैं, मैमल्स क्लास के जो एनिमल रहते हैं उनके अंदर ही पाई जाती है, मैमल्स में ही रहती है, स्तनधारियों में ही रहती है प्लेटलेट्स। और इनको हम जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, उच्च श्रेणी के मैमल्स हैं, उनमें हम इनको कहते हैं प्लेटलेट्स। और जो लोअर कैटेगरी के हैं, मतलब निम्न श्रेणी के मैमल्स रहते हैं, उनके अंदर इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ये थोड़ा सा अंतर है, लोअर कैटेगरी का मैमल है तो उसमें हम इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, अगर हायर कैटेगरी का है, डेवलप है, सबसे ज्यादा विकसित है, तो उसमें हम बोलेंगे इसको प्लेटलेट्स। और ये जो प्लेटलेट्स रहती है इनका काम रहता है ब्लड क्लोटिंग, मतलब ये मुख्य रूप से जब कभी अगर चोट लग जाती है, धमनियां टूटती है, खरोच आती है, तो ब्लड निकलता है। कुछ समय के बाद में ब्लड निकलना बंद हो जाता है, और ब्लड निकलना बंद हो जाता है इसका मतलब ब्लड क्लोटिंग हो गया। तो ये जो प्लेटलेट रहती है इनका काम रहता है ब्लड क्लोटिंग करना, रक्त का थक्का जमाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। रक्त का थक्का जमाना इनका काम होता है, इनका प्लेटलेट्स का। ठीक है, अब ये किन में है? मैमल्स में। तो मैमल्स में रक्त का थक्का जम जाता है। और अगर मान लो मेंढक को चोट लगी, पक्षी को चोट लगी, तो वो तो स्तनधारी है नहीं, वो तो अलग कैटेगरी का, अलग क्लास का प्राणी है, तो उसमें फिर ब्लड क्लोटिंग कौन करेगा? उसमें तो ये है नहीं। तो उसमें ब्लड क्लोटिंग करने का काम जो करती है, वो भी काम तो उसका यही रहता है, पर थोड़ा नाम चेंज करना है। वहां पर वो जो कोशिकाएं रहती है उनको बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल। तो स्तनधारी में जो काम करेगी प्लेटलेट्स, वही स्तनधारी के अलावा जंतु रहेंगे उनके अंदर वही काम करेगी स्पिंडल शेप। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार रहता है वो दोनों सिरे से नुकीला होता है, स्पिंडल जैसा ही रहता है इसका आकार। तो ये किन में रहेगी? ये मैमल्स को छोड़कर अन्य जंतुओं के अंदर रहेगी स्पिंडल शेप।
तो आरबीसी का काम क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होगा? प्रोटेक्शन, सुरक्षा करने का काम करती है। और प्लेटलेट्स का काम क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करती है, रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। ठीक है। इसके बाद अभी जो ब्लड है ये हमारे शरीर में करता क्या है? जो ब्लड रहता है इसका काम सीधा साधा होता है। इसका काम रहता है, इसके काम में आप लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ये इतना काम है इसका, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, स्थानांतरण, स्थानांतरण या परिवहन करने का काम करता है। रक्त किसका स्थानांतरण करेगा? किसी टीचर का करेगा क्या? शाहजहांपुर से उज्जैन ट्रांसफर करेगा क्या? ट्रांसफर नहीं करता है ये टीचर का, ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ये इसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनका। अब इसमें केमिकल्स क्या क्या है? तो हमने पढ़ा था प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर तो साहब न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट्स रहता है। तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहां? शाहजहांपुर से उज्जैन। शाहजहांपुर से उज्जैन ये नहीं पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा जो खाना हमने खाया है वो आंत में गया तो आंत से ये लेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो पहला काम क्या होगा? पोषक पदार्थों का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर गैस भी घुली रहती है। हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर। तो फेफड़े रख लेंगे क्या उसको? उस ऑक्सीजन की जरूरत तो पूरे शरीर को है। तो फिर ये ब्लड हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगा और पूरी बॉडी में उसको देगा। पूरी बॉडी में कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वहां से उसको उठाएगा और लंग्स में लेके आएगा, फिर हम उसको बाहर निकालेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। डेढ़ अकल नहीं लगाना है, ये दो ही गैस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एक तो ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। नहीं तो जितनी गैस है याद आ जाए आपको, अमोनिया का ट्रांसफर करता है, हाइड्रोजन का करता है, नाइट्रोजन का करता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। हमने इसमें लिखा था कि इस के प्लाज्मा के अंदर उच्च स्तरीय पदार्थ भी रहते हैं, एक सेकेंडरी मटेरियल रहता है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो इनको भी ये पूरी जो लीवर रहता है खास करके वहां बनता है अमोनिया यूरिया। तो उस लीवर से लेकर ये किडनी में ले जाता है, किडनी से ये बाहर निकलता है। तो परिवहन करेगा उच्च स्तरीय पदार्थों का भी। हमने बताया था कि इसमें तो हार्मोन्स भी रहते हैं, तो ये हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। हार्मोन कहां पर बनते हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में, एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन बनेंगे। वहां से ये हार्मोन को लेगा और जहां जहां उसकी आवश्यकता है वहां वहां पर उसको पहुंचाएगा। मिनरल्स भी, हमने खाना खाया, हमने दूध पिया, तो मिनरल्स कहां गए? हमारे इंटेस्टाइन में गए, हमारी आंत में गए। तो वहां से मिनरल्स को लेगा और पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। हमने ये भी देखा कि ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल रहती है। तो व्हाइट ब्लड सेल रहती है तो वो क्या काम करेगी? वो हानिकारक रोगाणुओं का भक्षण करेगी। तो बीमारियों से बचाने का काम भी किसका है? रक्त का। ठीक है। हमने ये पढ़ा कि इसमें प्लेटलेट्स रहती है, थ्रोम्बोसाइट रहती है। इसमें क्या काम करती है? कभी चोट लग जाए तो ज्यादा खून बाहर नहीं निकले, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। ठीक है ना भैया। अब इसके अलावा कभी कभी शरीर का तापमान बढ़ने लगता है तो ये पसीना बाहर निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रक्त है ये हमारे शरीर के ताप का नियमन भी करेगा भाई, शरीर के ताप का नियमन भी करेगा। ठीक। इसके अलावा
पानी भी इसमें रहता ही है प्लाज्मा के अंदर, तो जल की मात्रा का नियंत्रण भी करना इसकी जिम्मेदारी है। जो रक्त है ये सबसे ज्यादा काम करता है। घाव भी यही भरेगा, वही ब्लड क्लॉटिंग का थोड़ा सा बड़ा रूप है, तो घाव भरने का काम भी करता है। ये सारे काम लिखे हुए हैं यहां पर। रक्त के जो कार्य हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, गैस का परिवहन करता है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका परिवहन करेगा। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिड सब्सटेंस मटेरियल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। हार्मोन्स का परिवहन करता है। कहां से निकलते हैं हार्मोन? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेंगे, उनको ये ब्लड जहां उसका काम है वहां पहुंचाएगा। घाव भरने का काम करता है, ताप का नियमन करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को, है ना। डब्ल्यूबीसी का काम आपको मालूम ही है, सुरक्षा करने का काम करती है डब्ल्यूबीसी, और ये ब्लड क्लॉटिंग करने का काम भी करते ही है प्लेटलेट्स। ठीक है। अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड के बारे में आपको ये 3 शब्द लिखे हुए हैं यहां पर, थोड़ा इन पे ध्यान देना। एक शब्द है इसमें हीमोपोइसिस। हमने देखा कि जो आरबीसी है वो 100 से 120 दिन जिंदा रहती है, डब्ल्यूबीसी है वो 4 से 12 दिन जिंदा रहती है, जो प्लेटलेट्स रहती है वो 2 से 5 दिन जिंदा रहती है। प्लेटलेट्स की एज कितनी होगी? 2 से 5 दिन। इसका मतलब ये कि ये मरती भी रहती है और बनती भी रहती है। तो इसके बनने की जो क्रिया है ये हमारे शरीर में चलती रहती है, और मैक्सिमम सभी पूरा ब्लड सेल्स, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, ये सब बनेगी हमारी अस्थि मज्जा में। हमारी जो हड्डियां रहती है, बोन्स रहती है, उनमें रहता है बोन मैरो, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो, वहां पर ये बनती है। तो हीमोपोइसिस जो रहता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो। ये जो हड्डी है, इन अस्थि के अंदर जो अस्थि मज्जा रहती है, बोन मैरो रहती है, उसमें रक्त बनने की जो क्रिया रहती है उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। देन अब मान लो आरबीसी नष्ट हो गई 120 दिन के बाद, तो उसके नष्ट होने की जो क्रिया रहती है, मतलब डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना, उसकी डेथ होना, उसका एक्सपायर होना, यह कहलाता है हीमोलिसिस। हम कह सकते हैं डेथ ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल रहती है उनकी जो डेथ होती है, या हम कह सकते हैं डेथ ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में क्या रहेगी? ब्लड सेल्स रहेगी डिफरेंट टाइप की जो हमने पढ़ रखी है। ठीक, ये जो ब्लड रहता है ये हमारे शरीर के अंदर लगभग ब्लड रहता है 5 से लगाकर 6 लीटर ब्लड एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रहता है। ये जो ब्लड है इसका जो पीएच रहता है, ब्लड का जो पीएच रहता है, पीएच मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम, पढ़ते हैं केमिस्ट्री में आप लोग, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो इसका जो पीएच रहता है ब्लड का वो होता है 7.2 से लेकर 7.4। इसका एवरेज निकालोगे तो लगभग आएगा 7.3। हल्का सा क्षारीय होता है, हल्का सा बेसिक होता है। अब रक्त के बारे में जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो भी हमने पढ़ा रक्त के बारे में, वो पूरी की पूरी जो कथा रहती है, पूरी जो कहानी है, लाल रंग का होता है,
तरल संयोजी ऊतक के रूप में पाया जाता है, आरबीसी रहती है, डब्ल्यूबीसी रहती है, प्लेटलेट्स रहती है, आरबीसी अलग प्रकार की होती है, क्या काम करता है रक्त, वो सारी जो कथा रहती है वो होती है ब्रांच ऑफ ब्लड। जो स्टडी रहती है ब्लड की, जो हम करेंगे स्टडी अध्ययन करेंगे यहाँ पर ब्लड का, जो ब्लड की स्टडी की हमने, वो ब्रांच है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये जो हीमेटोलॉजी है ये जीव विज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा में हम केवल अध्ययन करते हैं ब्लड का। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी एक शाखा है जीव विज्ञान की जिसमें रक्त का, रक्त के कार्य का, रक्त के घटकों का अध्ययन करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये कुछ बातें रक्त के बारे में समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपने और साथियों को भी ये सामान्य जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।